नमस्कार विद्यार्थियों। इस क्लास में हम लोग अभी डैनियल गोलमैन के मॉडल को देखेंगे और एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अब तक आपने बहुत सारे इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को देखा है। अभी डैनियल गोलमैन का प्रतिमान क्या है इसको हम लोग देखेंगे। एग्जैक्टली पहला जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। या मैनेजमेंट। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस कैसे होगा, कैसे हम अपने बारे में जानेंगे। तो इन्होंने ये बताया कि क्या करना चाहिए कि एक पुराने जो हमारी भावनाएं हैं उनका एक लिस्ट तैयार करें कि क्या क्या हमने देखा है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, इसको भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, है ना। जैसे पास्ट में जो हमारे इमोशंस हैं और इस इमोशंस के रिजल्ट्स हमें क्या मिले। जैसे मान लीजिए कि क्रोध हमने किया है, ठीक है, क्रोध अगर किया है तो क्या परिणाम मिला है। या हम अवसाद में थे तो क्या परिणाम मिला, अति उत्साह में थे तो क्या परिणाम मिला, और आत्मविश्वास रखे थे तो क्या परिणाम मिला। ठीक है, जाहिर है कि ये जो निगेटिव इमोशंस हैं इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले होंगे, निगेटिव रिजल्ट मिले होंगे, और ये जो कॉन्फिडेंस है इससे कुछ पॉजिटिव मिले होंगे, या हमने कहीं साहस रखा है तो उससे पॉजिटिव मिले होंगे। तो ये सभी जो इमोशंस या स्टेट ऑफ माइंड है उसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ा है, इस बात को देखने के लिए ये कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, इसका ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसे ही भावनाओं को लेकर के चलें तो इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम जान सकते हैं, राइट। इसके बाद अपने बारे में अगर हम जान जाते हैं कि हम थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या जल्दी से क्रोध आ जाता है, या किसी पर विश्वास हम नहीं करते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, तो इन सब को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये सेल्फ एक्सरसाइज से ही होगा। अपने भूतकाल के जो इमोशंस हैं और उसके जो परिणाम हैं उसको याद करके हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। इसके बाद समाज की बात करेंगे, और दूसरा जो है वो है सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता या प्रबंधन। ठीक है, ये कैसे होगा। ये कहते हैं डैनियल गोलमैन कि एक भावनात्मक रूप से सक्षम जो व्यक्ति है वो अपने सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसके बारे में जानता है। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम और हर, वो उससे बहुत ही अवेयर होता है। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा, कैसे हम अवेयरनेस रख सकते हैं। तो एक एक्रोनिम्स उन्होंने दिया है जिसका ध्यान रख के हम काम कर सकते हैं, और ये है स्पेस। अगर ये याद रहेगा तो इससे काम हो जाएगा। एस जो है स्टैंड फॉर द सिचुएशन। तो हमें किसी सामाजिक परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। पी स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, ठीक है। ए स्टैंड फॉर ऑथेंटिसिटी, ठीक है। सी स्टैंड फॉर क्लैरिटी, एंड ई स्टैंड फॉर एम्पैथी। ठीक है,
सिचुएशन, हमें सामाजिक परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। अगर आपको भी आपका कोई मित्र कहीं अचानक लेकर के चला जाता है तो ऐसे ही ना चले जाएं। अगर आप भावनात्मक रूप से सक्षम होना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व का प्रभाव रहे, तो उस रास्ते में भी उस व्यक्ति से कुछ पूछिए कि वो कहाँ ले जा रहा है, वहाँ पे कौन से लोग होंगे, क्या उद्देश्य है मिलने का, ये सब जानकारी होना चाहिए। तो एक इसलिए देखिए कि इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में क्या करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स पूछने का तात्पर्य क्या है कि एक जो मैनेजर है या जो प्रशासक है वो इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि भाई उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम ऑब्लिक हर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर और ए मैनेजर। हाँ, उसे अपने परिस्थितियों का समझ होना चाहिए। प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रस्तुतिकरण हमेशा जो है या प्रस्तुति अक्सर जो है कैसा होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने से ये थोड़ा सा घमंड में आ जाता है, ये ओवर प्राउडनेस के जैसा ये बन जाता है, ठीक है। तो जो एक तरीके से कन्फ्रंटनिस्ट अप्रोच है उससे बचना हमें चाहिए। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है, या वैधता, इसका सेंस यहाँ पे है कि हम जो बोलते हैं और हम जो करते हैं उसमें एकीकरण होना चाहिए, ठीक है। कथन और करण, मतलब कथनी और करनी, इस दोनों में एकता होनी चाहिए। इस दोनों में क्या होनी चाहिए, एकता, ठीक है। देयर शुड बी कॉन्ग्रुएंस और इंटीग्रेशन बिटवीन वॉइसिंग एंड एक्टिंग। व्हाट वी आर सेइंग एंड व्हाट वी आर एक्टिंग, दैट शुड बी द सेम, ठीक है। सो इसी से पता चलता है कि व्यक्ति में इंटीग्रिटी है या नहीं है। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब है कि हमें जो सोशल सेटअप है जहाँ पर हम हैं, ठीक है, स्पष्टता से अपनी विचार को रखना चाहिए। यानी हमें संचार बेहतर करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। इस तरीके से संचार करना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि हाँ, सामने वाले को ये बात जो है ना समझ में आ रही है। ये पॉइंट ध्यान में रखने लायक है। इम्पैथी, इम्पैथी का सेंस यहाँ पर है ना, परानुभूति। परानुभूति जो होती है ये सहानुभूति से थोड़ी बेहतर होती है। सहानुभूति से कुछ आगे का पहलू इसमें शामिल होता है। और इसमें क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ कंपैशन सप्लीमेंटेड बाय द बिहेवियर। हमें संवेदना का प्रस्तुतिकरण करके व्यवहारों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, संवेदना, कंपैशन, है ना, प्लस व्यवहार। तो कंपैशन हो और उसके साथ जो है बिहेवियर भी हो, ये तमाम बातें हमें यहाँ देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम बात, सिचुएशन, प्रेजेंटेशन, ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी, इम्पैथी, ये अगर हम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से सक्षम हो जाता है। वो अपने आसपास में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जागरूक रहता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो उन्होंने बताई है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट को लेकर के। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना, संबंधों का प्रबंधन, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बातें समझना ज़रूरी है। जो मानवीय व्यवहार है उसमें क्या है, विवाद जो है जीवन में होगा ही होगा। मतलब समूह में विवाद, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, और होगा ही होगा। ये ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। या जो विवाद है ये
न तो अच्छा है न ही बुरा है। ठीक है, यह एक क्या है, विवाद एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक प्राकृतिक घटना है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। सवाल ये उठता है कि ये प्राकृतिक क्यों है, ये प्राकृतिक क्यों है? क्योंकि जो भी लोग होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं। लोगों की जो पृष्ठभूमि है अलग 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 होती है, पृष्ठभूमि लोगों की अलग अलग होती है ना। और जो है द्वंद्व या विवाद के जो पीछे विभिन्न अवबोधन या परसेप्शन होता है। तो लोगों की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, लोग अलग अलग सामाजिक आर्थिक है ना सोच के होते हैं, अलग राजनीतिक अभिवृत्ति के होते हैं, अलग मनोवैज्ञानिक आधार होता है। वो जैसे बॉर्न एंड बॉटअप होते हैं उसी आधार पर वो सोचते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि जो व्यक्ति हैं वो ना चाहते हुए भी अगर ग्रुप में आएंगे तो विवाद हो ही जाएगा, क्योंकि पृष्ठभूमि अलग होने से जो परसेप्शन उनका बना है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, कोई ईश्वर में विश्वास करता है, कोई ऐसे इसे बकवास समझता है कि ईश्वर होते ही नहीं है ना। तो ये जो बातें हैं इसमें देखने को मिलती हैं ये चुनौतियाँ। ठीक है, इतना ही नहीं, विवाद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो भी विवाद है ना, या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इसे सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं। इसके तरीके हमारे पास कुछ हैं, वो तरीके कौन से अपनाने चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। एक तो है डोमिनेशन या प्रभुत्व। ठीक है, जैसे किसी ने मान लीजिए संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अधीनस्थ ने कुछ गड़बड़ किया, अधिकारी ने डांट दिया या सस्पेंड कर दिया, तो ये क्या है, अपने आप में डोमिनेशन को दिखाता है। डोमिनेशन से क्या हो रहा है, डोमिनेशन से किस तरह की बातें हो रही हैं, डोमिनेशन से क्या होगा देखेंगे तो इससे जल्दी राहत मिलती है, जल्दी समाधान हो जाता है। डोमिनेशन जो है सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप डोमिनेशन स्थापित करेंगे तब क्या है, विवाद हमेशा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, विवाद हमेशा बना ही रहेगा। इस तरीके से है ना, विवाद देखने को ही मिलेगा, राइट। दूसरा एक जो है तरीका वो है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता। ठीक है, समझौता ये भी एक आधार है कि दोनों पक्ष जिसमें झगड़ा है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन इसमें दोनों पक्ष को कुछ खोना पड़ता है, दोनों पक्ष को लॉस है या खोना पड़ता है। ठीक है,
होना पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ है। जैसे मान लीजिए कहीं पे उद्योग में श्रमिक काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी जो है वो 100 रुपये पहले थी, वो 150 रुपये चाहते थे, लेकिन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया। जब हड़ताल किया तो उसको डराने के लिए, हड़ताल क्या है, स्ट्राइक इज अ थ्रेट फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये एक तरह का भय है, ये एक तरह का साधन है जो कर्मचारियों के द्वारा मालिकों के लिए किया जाता है, और फिर मालिक क्या करता है, इसके बदले में लॉकआउट कर देता है कि जाओ हम बंद कर देंगे, हम काम ही नहीं करेंगे। लॉकआउट इज ऑल्सो ए थ्रेट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। ये नियोक्ता से कर्मचारी के लिए एक क्या है, भय है। और जब ये दोनों हो जाता है तो उसके बाद समझौते किए जाते हैं। समझौते में दोनों पक्ष सामने आमने बैठते हैं और कुछ ना कुछ दोनों पक्ष को अपना छोड़ना पड़ता है। जैसे जो 150 रुपये मांग रहे थे, हो सकता है कि 125 रुपये में तैयार हो जाए, तो 125 रुपये का लॉस जो है वो श्रमिकों को हुआ जो वो चाहते थे। एट द सेम टाइम जो 100 रुपये में काम करवा रहा था मालिक, उसे 25 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि उसे अब 125 रुपये देने पड़ रहे हैं। जो पहले 100 रुपये में होता था वो अभी 125 में हो रहा है। तो इस तरीके से समस्याएं हम देखते हैं कि यहाँ पर दिखाई देती है। तो कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे ये डोमिनेशन कैसा है, आई विन यू लूज। डोमिनेशन इज ए सिचुएशन वेयर आई विन एंड यू लूज, ये वाली बात होती है। और ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज इज ए लूज लूज सिचुएशन। ये दोनों को ही हारना पड़ता है, इसमें कोई जीतता नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ना तो डोमिनेशन बहुत अच्छा है, ना कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अच्छा है किसी विवाद को निपटारा करने के लिए। इसके निपटान के लिए है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन या एकीकरण, एकीकरण है ना। और एकीकरण के माध्यम से हम इसे ठीक कर सकते हैं। ये क्या है, विन विन सिचुएशन देता है। ये क्या है, विन विन सिचुएशन ये दे देता है ना। इंटीग्रेशन में क्या होगा हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है। इसको अगले पेज पर आगे देखते हैं कि एकीकरण के लिए क्या करना चाहिए, और यही रिकमेंडेड है, यही द बेस्ट है, ये सबसे अच्छा है। तो हमने पहले ये सीखा कि जो संबंध होते हैं ये विवाद होगा ही होगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। विवाद ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। ठीक है, विवाद एक प्राकृतिक घटना है और लोगों की जैसी पृष्ठभूमि होती है, हाँ, अलग अलग, उसी के अनुरूप वो परसेप्शन बनाते हैं, अवबोधन बनाते हैं, और इन डिफरेंट परसेप्शंस के एक जगह इकट्ठे होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसकी टेंशन क्यों लें। एक अच्छा मैनेजर या प्रशासक वो है जो विवाद क्यों हो रहा है इस बात का टेंशन नहीं लेता है, वो इस बात का टेंशन लेता है कि इसका निपटारा अच्छे तरीके से कैसे किया जाए। ठीक है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और ये हमने देखा कि इंटीग्रेशन सबसे इसमें ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन या एकीकरण, इंटीग्रेशन या एकीकरण के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला चरण तो ये है कि दोनों पक्ष जिनमें विवाद है उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है ना। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टी, ठीक है, दोनों पक्ष की उपस्थिति। अब ये उपस्थिति कैसे भी हो सकती है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि कोई कल्चरल प्रोग्राम हो जाए, हाँ, कोई भी संगठन का काम जिसमें दोनों पक्ष एक साथ आएं, ये सब सारी बातें हम लोग करें, तो ये भी एक अच्छा हो सकता है। वजह जिसमें जिसमें विवाद है उनको एक जगह, जैसे अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, और चारों बगल से किसान जो है वो कह रहे हैं कि किसान विधेयक जो कानून है उसको सरकार बदले। तो सरकार ने कहा कि बुराड़ी एक मैदान है, वहाँ पे आ जाओ, हम वहाँ पे बात करते हैं। फिर वो तैयार नहीं हुए, कहे कि तो ओपन जेल है, ऐसा वैसा बहुत सारी बात हुई। फिर विज्ञान भवन में जैसे कि उनके नेता भी आए, किसानों के 35-36 नेता उनके आए, और केंद्रीय 3 मंत्री वहाँ गए बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों पार्टी इकट्ठे हो। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, ये स्टेप्स ऐसे ही लेना, ये पहला है। दूसरा स्टेप्स इसमें ये होगा कि जिन जिन चीज़ों में विवाद है उसको डिवाइड करके या वर्गीकृत करके देखा जाना चाहिए। यानी विवादों का विभाजन, डिवीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि इसके कंटेंट का डिवीजन ऑफ द कंटेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। तो विवादों का विभेदीकरण, विभाजित करके देखना चाहिए। जैसे क्या हो सकता है, संगठन में क्या विवाद होगा, सैलरी का मैटर है, या अवकाश छुट्टियों का है ना, कार्य के घंटे की विशेष कुछ विवाद है, या और कुछ है क्या। तो ये तमाम चीज़ जो है हम लोग देखते हैं, तो इनके बीच विभाजन करके देखना चाहिए, या डिफरेंशिएशन करके, विभेदीकरण करके देखना चाहिए। और हमें जब भी बैठक करें, जब हम बैठकर इसको सुलझाने का प्रयास करें, तो एक समय में एक ही विषय पर बात करें। ठीक है, एक विषय पर ही चर्चा करनी चाहिए, कभी भी एक से अधिक विषयों पर बात नहीं करना चाहिए। पुराने मैटर को नहीं उठाना चाहिए, वरना विवाद कभी सुलझेगा नहीं। अक्सर देखिए हस्बैंड और वाइफ या प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं उनका विवाद कभी ख़त्म नहीं होता है। उसका मूल कारण ये है कि वो विवादों का बंटवारा नहीं करते। जैसे कोई विवाद होगा तो अगर सॉल्व करने बैठे भी, या कोई ऐसा मोमेंट आ गया, कोई शादी विवाह जिसमें एक दूसरे के नज़दीक आ भी गए नेचुरली, या कोई बात ही कराने लगा, तो वो क्या करेंगे, पुरानी बातों को लेकर के झगड़ेंगे। जो अभी जिसके वजह से कुछ तनाव हुआ है, ये तो बैंक में खाते में जमा हो गए, तो आगे देखेंगे लोग, पिछले बार भी तुम ऐसा किए थे, वैसा हुआ था, ये है वो है, दुनिया भर का कहानी उनके पास होगा। यानी पास्ट की चीज़ों को बहुत लेकर के अगर आप बैठोगे सॉल्व करने के लिए, तो कभी सॉल्व नहीं होगा। अगर आप भी लाइफ में किसी के संबंधों का निपटारा करना चाहते हो, मतलब ठीक करना चाहते हो, विवाद का निपटारा करना चाहते हो, तो एक कोई मीटिंग कराना, और उसमें जैसे ही कोई पार्टी पुरानी बात को करे तुरंत रोकना, ना वो उधर मत जाओ, वो छोड़ो, उसको पकड़ के लाओ कि इसी मैटर पे बात करना है, बस जिस मैटर पे मीटिंग है, वरना मैं चला जाऊंगा छोड़ के। आप इस तरह का अगर अप्रोच रखोगे ना, तो सुधरने की संभावनाएं, सॉल्व होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है ना। लोग इसी तरीके से काम करते हैं। और एक इमोशनली इंटेलिजेंट जो कोई मैनेजर है, वो उसको इस चीज़ को लेकर के बहुत ही सीरियस होना चाहिए, अन्यथा उसका काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है इसमें, है ना, वो क्या है, दोनों पक्षों का जो है पूर्वानुमान करके व्यवहार करना। तो अब हमारे साथ नोट्स बना रहे होंगे, आपका एक सिनॉप्सिस तैयार हो जाएगा हमारे साथ ही। मैं जो जो बोर्ड पे लिखता हूँ आप भी लिखते जाइए, रिवाइज करने के लिए यही रहेगा। और एक बार जो नोट्स पहले हमने भेजा है निर्मल जी को, वो नोट्स भी आपके ऐप पर होगा, उसको पढ़िए, उसी से आपको चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करके देखना है। ठीक है, और एग्ज़ाम के पहले जो यहाँ पे भी लिखा जा रहा है ना, इसका भी छोटा एक और पॉइंटेड फॉर्म में नोट्स बनाना है,
ताकि काम आपका इजी हो जाए। ठीक है, तो तीसरा बिंदु इसमें जो है वो एक टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करते हैं और वो है सर्कुलर बिहेवियर। सर्कुलर बिहेवियर, ठीक है, या इसको हिंदी में वृत्तिक व्यवहार। वृत्तिक व्यवहार का मतलब हुआ घुमावदार व्यवहार। कन्फ्रंटिस्ट अप्रोच से नहीं बोलना चाहिए, आमने सामने सीधे सीधे फाइट नहीं करना चाहिए कि तुम नालायक हो, तुम ऐसे हो, तुमको कुछ आता ही नहीं है। मतलब कोई भी शब्द, कोई भी कथन ऐसे हम ना व्यक्त करें जिसका सामने से फायरिंग तुरंत आ जाए, ठीक है, या विरोध तुरंत हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा कहना चाहिए जो बात भी हो जाए और विवाद भी ना हो। तो ये करने के लिए क्या है, इसको परिभाषित पहले कर लें। सर्कुलर बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोनों पक्ष की भावना का पूर्वानुमान करते हुए, दोनों पक्ष की भावना का पूर्वानुमान करते हुए व्यवहार करना। व्यवहार करना है ना, ये है। तो ये इसकी परिभाषा है। सर्कुलर बिहेवियर होगा कैसे, इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? इसके लिए कुछ स्किल चाहिए होगा। इसके लिए संचार करने आना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं का समझ होना चाहिए दूसरों का, है ना। कम्युनिकेशनल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, नेगोशिएटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, नेगोशिएटिंग स्किल। ठीक है, ये बहुत बेटर होने की जरूरत है। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी को ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ये तथ्य है, मान लो कहना है, और आप सीधे कह देते हो कि तुम नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो झगड़ा हो जाएगा। और ये कह सकते हो कि आप अच्छे हो लेकिन उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हो जितना करना चाहिए आपको, ठीक है। इस तरह की बातें हम लोग यहाँ देख सकते हैं, राइट, ये बात है। और ये 3 स्टेज हमें देखने की ज़रूरत है, राइट। और इसमें क्या है, इंटीग्रेशन इसी में होगा। इसमें विवाद क्या है, हमेशा के लिए मिट जाएगा, और एक बार विवाद होने के बाद इस तरीके से सॉल्व हुआ ना, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, इसमें कोई नहीं हारता है। इंटीग्रेशन क्या है, विन विन सिचुएशन को देता है। ठीक है, विन विन सिचुएशन को क्रिएट कर देता है, और यह अपने आप में बहुत ही बेहतर है। तो हमने देखा कि संबंधों के प्रबंधन के लिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए कुछ बातें इन्होंने बताई, ठीक है। और ये देखा कि 3 तरीके हमारे पास हैं। एक और तरीका है, हालांकि जानने का ज़रूरत नहीं है इतना, यही एक्सपेक्टेड है। इंटीग्रेशन जो है इन्होंने किया है, कभी आपको मैनेजमेंट पढ़ना होगा, उसमें बताएंगे बाद में, ठीक है। इंटीग्रेशन के स्टेप्स क्या है ये भी हमने बताया, आपने नोट भी किया होगा। तो इस तरीके से संबंधों का प्रबंधन हो जाएगा। हमने क्या क्या देख लिया, 3 चीज़ हमने देखा, और वो है सबसे पहला सोशल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। सोशल अवेयरनेस में किन बातों का ध्यान रखते हैं। तीसरी बात हमने की रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, और अब जो है चौथी बात हम लोग करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस या एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए हुजूर, ध्यान देना चाहिए, ये जो स्ट्रेस शब्द का हम प्रयोग करते हैं,
स्ट्रेस। स्ट्रेस वर्ड जो है ये लैटिन भाषा के स्ट्रिक्टस से बना है ना। लैटिन भाषा के स्ट्रिक्टस से बना है, जिसका मतलब होता है सकरा, समथिंग सकरा, नैरोनेस, सकरापन। तो कुछ ना कुछ क्या है, सकरा हो जाता है और इसी से कुछ दबाव पड़ता है और हमें तनाव होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टस से बना है। स्ट्रिक्टस से स्ट्रेस शब्द का जो है ग्रोथ हुआ है। जब स्ट्रेस होता है ना, तो क्या होता है, कुछ नैरो होता है। जैसे हमारी सोच नैरो हो जाए, हमारी भावनाएं नैरो हो जाए, हमारा पेशेंस नैरो हो जाए, सब नैरोनेस हो जाए, तो क्या होगा, ये क्रोध को जन्म देता है। अपने आप एक एंगर को जन्म देता है। क्रोध जो है शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म क्रोध के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कहीं पे कोई ट्रैफिक जैम है या हम कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें जो है कुछ चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उससे भी हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़े समय के लिए गुस्सा शांत हो जाता है, शॉर्ट टर्म होगा। कुछ तो लॉन्ग टर्म होता है, बहुत पुरानी कोई दुश्मनी हो या हमारे जीवन में कुछ दुर्घटनाएं होती रही हों, किसी की मृत्यु और बाकी समस्याओं को किसी ने झेला हो लगातार, और उस भावनात्मक प्रोसेस में उसे हमेशा कोई ना कोई चैलेंजेस लेने पड़े हों। ठीक है, तो एंगर जो है इस तरीके से होता है। हाँ, तो क्या होगा कि स्ट्रेस होने से एंगर का डेवलपमेंट हो जाता है, और जब एंगर होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति अनैतिक कर्म करता है। अनैतिक कर्म है ना, अनएथिकल ह्यूमन एक्शन यहाँ से होने लगते हैं, है ना। रेप, मर्डर, कुछ भी खराब आप जितना सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रेस है ये कहीं ना कहीं अनएथिकल ह्यूमन एक्शंस को बनाता है या क्रिएट करता है। तो हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके जानेंगे कि ये स्ट्रेस जो है ना, ये होता क्या है। जान गए कि नैरोनेस होना, किसी परिस्थिति में सकरेपन को तनाव कहते हैं। ठीक है, विचारों के, भावनाओं के, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या है, रीज़न हमें जानना है। तो रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। ठीक है, हम लोग देखेंगे भाई ये क्यों हो रहा है और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि ये होता ही क्यों है। स्ट्रेस तनाव, कारण हमें जानने हैं, रीज़न हमें देखना है इसका। सबसे पहला कारण जो है ये होता है प्रेशर। प्रेशर या दबाव। ठीक है, प्रेशर से होता है। प्रेशर क्या है, कैसे काम करता है, देखेंगे। दूसरा जो है वो है एंजाइटी या चिंता। चिंता है, ये चिंतन नहीं है। तीसरा जो ये है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट या
कॉन्फ्लिक्ट या दुविधा। चौथा कारण इसका जो है ये है फ्रस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है निराशा या अवसाद। ये चार ही कारण है, पांचवा नहीं है। पांचवा जो भी शब्द आपके माइंड में आ रहा होगा वो इसी में फिट हो जाएगा कहीं ना कहीं। कुछ भी आप बोलोगे, नैराश्य है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी जो भी सोचोगे ये कहीं ना कहीं इसमें द्वंद्व, भावनात्मक द्वंद्व, तो द्वंद्व यहाँ आ गया, ठीक है। तो सेट हो जाएगा इसी में। हाँ, तो देर आर 4 रीजन्स फॉर इवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस in our life, right? There is no single one more than that. कोई भी इससे ज़्यादा और कारण नहीं है। Then अभी हम लोग 1 by 1 इसको क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसको देखेंगे। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ये है कि यदि जो मानक है, मानक के अनुरूप व्यवहार न करना स्ट्रेस है। इधर लिखते हैं, अच्छा इधर नीचे भी स्पेस है। मानक के अनुरूप व्यवहार या निष्पादन। निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस, हम जो काम करते हैं वो निष्पादन न कर पाना, यही इसकी परिभाषा है ना। जैसे आपने सोचा कि आप 12 घंटे पढ़ोगे और आपने 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं की, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे आप एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आप कहते हो कि बड़ा दबाव है एग्ज़ाम का, तो क्या करता है, कौन आके दबा रहा होता है आपको, किस चीज़ का दबाव होता है? आपने जो स्टैंडर्ड बना रखा है कि एग्ज़ाम है तो इतने तारीख को मैं ये कंप्लीट कर लूँगा, ये ऐसा रिवाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो नहीं पा रहा होता है। इसलिए दबाव का अनुभव हम लोग करते हैं बेसिकली। तो ये क्या है, मानक के अनुरूप व्यवहार या निष्पादन ना कर पाना प्रेशर कहलाता है। और जब प्रेशर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, प्रेशर होगा तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो एंगर होगा, यहाँ पे आपने देखा। और एंगर होने से हम अनएथिकल ह्यूमन एक्शन या अनैतिक कर्म के तरफ हम बढ़ने लगते हैं। ये सारी समस्याएं इसमें छुपी हुई हैं। एंजाइटी, एंजाइटी है ना, एंजाइटी या चिंता। एंजाइटी 2 आधार पर होती है। एक तो चिकित्सकीय कारण इसका है, एक तो मेडिकल रीजन है। अब किसी के मान लीजिए अंदर हार्मोन का जो डिसऑर्डर है, जैसे हार्मोन असंतुलन, इसका एक कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो पीयूष ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि का असंतुलन ये कारण हो सकता है। शुगर की मात्रा अधिक होना, शुगर अधिक इत्यादि कई इसके कारण हैं, मल्टीपल रीजन है, ठीक है। और इसका तो भाई मेडिसिन खाना पड़ेगा, इलाज तो यही है। अभी उपाय आपको बताऊंगा, मैं पहले कारण बता दूं फिर आपको उपाय बताता हूं। अभी तो कारण हम समझ रहे हैं। दूसरा इसका भावनात्मक कारण होता है, भावनात्मक कारण होता है। कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और अब एक बार किसी के बारे में कोई नकारात्मक भाव आ गया तो जल्दी से जाता ही नहीं है, या स्वयं अपने बारे में भी नकारात्मक भाव आ गया तो वो जाता ही नहीं। सोचने लगते हैं क्या होगा, हमारा क्या होगा, भविष्य कैसे चलेगा,
ऐसा होगा तो वैसा होगा। क्या अब तक जो आपका भविष्य है आप जैसा सोचे थे वैसा हो गया है क्या? तो ये हम लोग जानते नहीं हैं। सोचे थे क्या, मैं जैसा अपने बारे में बताऊं, मैं क्या सोचा था तो क्या बना। ठीक है, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी टीचिंग का काम करूंगा। हमारे लिए तो ये वर्स्ट काम लगता था, लेकिन आज हमारा पैशन है, आज हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मेरा मैथ्स ऑनर्स था, मैं तो मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में कुछ करने का सोचा था, या मैं अगर पढ़ता भी तो कुछ सोचा था मैं कि इंश्योरेंस की कंपनियों में मैं कुछ, है ना, जो प्रीमियम वगैरह लोग बनाते हैं वो सब करके कुछ जर्मनी की कंपनियों को टारगेट किया था एमबीए करके। एक्चुरीज जो होते हैं, एक्चुरियल साइंस पढ़ने का हमने सोचा था। कहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस हमारे जीवन में आ गया, एथिक्स हमारे जीवन में आ गया। हमने तो जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो हमें लगता है आप भी देखोगे आप सबके साथ यही हुआ होगा। है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोचना ही छोड़ दो, कि चलो सोचना जरूरी है, ज़्यादा नहीं सोचना है ना, कि क्या होगा कैसे होगा। तो उससे फिर क्या होता है, एंजाइटी बनती है। मतलब जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, किसी बात पर स्टक हो जाना, स्टक शब्द जो है ना, किसी चीज़ को पकड़ लेना, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भावनात्मक कारण है, इसका इलाज भावनात्मक होगा, इसके लिए दवा नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि दो तरह के लोग बनाए गए हैं। एक को कहते हैं हम लोग साइकियाट्रिस्ट और एक को कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, है ना। साइकियाट्रिस्ट जो है वो काउंसलिंग भी करता है और दवा भी देता है, ये सब भी चेकअप कराता है। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ बात करता है, वो सिर्फ यहाँ काम करता है, इधर नहीं करता, ये नहीं जानता है। तो थोड़ा सा ये भी है, मेडिकल साइंस का भी थोड़ा सा यहाँ ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन कब होता है? फ्रस्ट्रेशन तब होगा इसकी उत्पत्ति तब होती है जब असफलता, मतलब जब भी असफलता मिलेगी ना तो फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा। तो फ्रस्ट्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि किसी को फ्रस्ट्रेशन होता ही नहीं। मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन होता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए ट्विटर पे लोग कितना उल्टा पुल्टा उनको सुना चुके होंगे। अभी कितना कम समय है, मैं अभी जो क्लास ले रहा हूँ सुबह सुबह का समय है ना, 10-11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं आराम से, जो है उनको दुनिया भर का लोग सुना चुके होंगे। है ना, तो उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सर्वोच्च पद पर बैठ जाए तो उसको कोई अवसाद हो ही नहीं सकता, उसको भी असफलता मिलती है। कोरोना जैसे मामले पर असफलता तो है ही, ठीक है। आज 2020 समाप्त होने वाला है, दिसंबर का महीना एटलीस्ट चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट एक चैलेंजेस इसमें बना हुआ है, राइट। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी है। नेक्स्ट जो है ना, ये है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? दुविधा या द्वंद्व। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फिडेंस की कमी से होता है, आत्मविश्वास की कमी से होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कोई मतलब इनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना, है ना, और निर्णय की स्थिति, और निर्णय की स्थिति जो आत्मविश्वास की कमी से होता है, ठीक है। और निर्णय की स्थिति जो आत्मविश्वास की कमी से होता है ना। Indecisive state of mind which will created by the least confidence और low confidence, right। बाएं जाएं कि दाहिने मुड़े, यही 4 कारण है, इसका कोई 5वां कारण नहीं है। हमने क्या क्या आपको बता दिया कारण। पहला प्रेशर, पहला कारण ये, दूसरा कारण एंजाइटी,
तीसरा कारण फ्रस्ट्रेशन, और जो चौथा कारण है यह है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसके बाद हमें इसका समाधान कैसे करें इसको देखना चाहिए। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके जीवन में भी काम करेगा, व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव करेगा। आपको भी तनाव होता होगा, तो इन्हीं में से कारण है। आप चाह लोगे ना, मतलब जो मैं अब सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ उसको अगर थोड़ा ध्यान में रख लोगे तो कम होना शुरू हो जाएगा। चलिए एक आगे पेज क्रिएट कर देते हैं। अब हमें इसका समाधान देखना है, तो समाधान बना लें। ठीक है, स्ट्रेस का कारण हमने देख लिया है और इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। स्ट्रेस या तनाव, इसका सुधार कैसे होगा, इसमें कैसे हम रिफॉर्म करेंगे। तो रिफॉर्म तो हमें उन्हीं 4 चीज़ में करना होगा। जैसे आपको पता है कि प्रेशर से होता है। प्रेशर क्या है आप जानते हो, मानक के अनुरूप व्यवहार या परफॉर्म ना कर पाना। ठीक है, ये है। तो सुधार के लिए क्या करना चाहिए, छोटे छोटे मानक बनाना, छोटे छोटे मानक बनाकर निष्पादन करना, ये उपाय है। जैसे जब आपको 12 घंटे का आपने टारगेट बनाया, आपका नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, उससे स्ट्रेस बढ़ेगा, दिक्कत है। आप क्या करें, छोटा टारगेट बनाओ, मत सोचो कुछ। आप अपने लाइफ को देखो कि कितना आप अभी तक पढ़े रहो, पास्ट को अभी तक मान लो 5 मिनट भी नहीं पढ़े हो, और एक ही बार 12 घंटा 14 घंटे का प्लान करोगे तो होगा नहीं। तो आप क्या करो कि 2 घंटे का प्लान करो, अब हो जाएगा तैयारी आपका। आपने पढ़ाई कर ली, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, वाह बहुत बढ़िया। पार्टी दो अपने आप को, एंजॉय करो, हंसो, डांस करो, है ना, कि आपने कमाल का काम कर दिया। अगले दिन 2.5 घंटे 3 घंटे ऐसे ऐसे बढ़ाओ, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, ऐसा ऐसा धीरे धीरे बढ़ाओ। एक बार क्या होगा ना कि जो आपने टारगेट बनाया वो अगर पूरा कर लोगे ना, तो इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। और ब्रेन बड़ा विचित्र चीज़ है, एक आपके अंदर एक आदमी या औरत बैठी हुई है, वो समझिए जिन्न के रूप में है, और वो आपका ब्रेन ही है कमाल का। उसके पास बहुत लॉजिक है, बहुत तरह का गजब का लॉजिक है ना। जैसे ही आप क्या करोगे, टारगेट बनाओगे ना 12 घंटा और पूरा नहीं करोगे तो समझ जाएगा यार झूठा आदमी है, झूठा है, फिर वो काम नहीं करेगा। समझ गए। अगली बार फिर बनाओगे ना 13 घंटा, समझ लेगा कि ये तो झूठा है ही, इसको तो कुछ करना बनना है नहीं। तो वो दुनिया भर का इमेज बनाएगा कि तुम पढ़े ही थे, यू नो ऑल द थिंग्स, यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू क्रैक, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो पढ़े ही हो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो छोटे छोटे मानक बनाकर निष्पादन करना चाहिए, राइट। उसके बाद प्रेशर के बाद जो है एक होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आत्मविश्वास की कमी से होता है। तो आत्मविश्वास कहाँ खरीदने जाएं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का किताब पढ़ने से या वीडियो देखने से नहीं आता है। वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, चला जाएगा, झूठा हुआ है। असल में जो आत्मविश्वास है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जो चुनौती का सामना करने के अनुभव से
प्राप्त होता है ना। दो चीज हमें यहाँ ध्यान रखना है, चुनौती का सामना करने लग जाना चाहिए, और जो अनुभव है ना, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किसका, खाना खाने का, नहाने धोने का नहीं, ये आत्मविश्वास इसी से बढ़ेगा। यानी आत्मविश्वास जो है ये अनुभव की दुकान में मिलता है, अनुभव स्टोर मत समझ लीजिएगा, एक्सपीरियंस जो होगा आपका इससे होगा। तो चुनौतियों का सामना करते समय जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस है ना, वाइल फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, इससे हमारा क्रिएट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर कॉन्फ्लिक्ट का मिटिगेशन हो जाता है। ये तरीका है, इससे काम हमारा बनेगा, ठीक है। और एक हमने देखा था चिंता, है ना, एंजाइटी। तो दो तरह का हमने देखा था इसमें, एंजाइटी चिकित्सकीय मेडिकल कारण है और इमोशनल कारण है। मेडिकल कारण के लिए मेडिसिन खाना है, दवा लेना होगा। एंजाइटी सॉल्व कैसे होगा, दवाई किस लिए, चिकित्सकीय कारणों पर। किसी का मान लो बीपी बहुत है तो उसको तो दवा खाना चाहिए। प्लस क्या है, भावनात्मक विभेदीकरण, भावनात्मक विभेदीकरण, इमोशनल डिफ्रेंसिएशन करने आना चाहिए, छोड़ने आना चाहिए। हमें कोई चीज़ कुछ हुआ तो उसको छोड़ करके हट जाना चाहिए, छोड़ना बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है। ये अगर नहीं करेंगे तो एंजाइटी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। किसी एक ही विषय को पकड़े ना रहना, किसी एक ही विषय पर ज़्यादा विचार न करना, है ना। थोड़ा छोड़ने भी आना चाहिए, होता है ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कुछ कुछ छोड़ो भाई, कोरोना है, छोड़ दो, जाने दो, है ना, पास ऑन कर दो, लेट्स टाइम डिसाइड। हर कुछ आप ही थोड़ी करोगे, कुछ तो समय भी करेगा ना, कुछ तो प्रकृति भी करेगी। हालांकि ये भाग्यवादी विचारधारा हो जाती है, डिटर्मिनिस्ट अप्रोच हो जाता है, ये कहना नहीं चाहिए। बट जीवन में हमेशा जो है सिर्फ बॉम्बार्डिंग करने वाले सिद्धांतों के आधार पे जीवन नहीं चलता है ना। जीवन का अपना भी कुछ एक क्या है, टूल्स है, तो उसको जानना जरूरी है, तभी जाकर के हम सफल हो सकते हैं, वरना सफल नहीं हो पाएंगे। स्ट्रेस को करने के लिए और क्या बचा भाई, क्या क्या हमने देख लिया, प्रेशर देख लिया, हाँ, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कैसे जाएगा, इसको सॉल्व करें। फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है, जब असफलता मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन होगा। तो कम करना क्या है, छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखला बना देनी चाहिए। छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखला को बनाना चाहिए, है ना। सीरीज ऑफ स्मॉल सक्सेसेस, स्मॉल सक्सेस, छोटी छोटी सफलता। जैसे मान लो कोई आईएएस का नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बैंक का, एसएससी का दे करके कुछ एग्जाम पास कर गया, ठीक है, और वहाँ से कुछ बातें हमारी ठीक हो गई, कुछ इस तरह का हुआ। कपड़े थोड़ा अच्छा पहन लो, ये भी एक अच्छा है। थोड़ा अपना चेहरा अच्छा कर लो, बॉडी अच्छा कर लो, लोगों का ध्यान आकृष्ट हो जाए, बस लोग थोड़ा तारीफ करने लगे आपका, बस तारीफ का मोहताज होता है मनुष्य, कि भाई बहुत अच्छे दिख रहे हो, यू आर लुकिंग सो गुड, सो नाइस, है ना। इस तरह का अगर आप अट्रैक्ट करने लगते हो तो आप बहुत अच्छे स्थिति में चले आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखला अगर आप बनाते हैं
इससे भी स्ट्रेस जो है कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं, ये 4 कारण, और इसके ये हमने उपाय देखे ऐसा। तो इस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात हो गई। तो क्या क्या हमने देख लिया? हमने देखा कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे होगा, डैनियल गोलमैन ने बताया। हाँ, हमने ये भी देखा कि सोशल अवेयरनेस कैसा होगा। हमने ये देखा कि संबंधों को कैसे सुधारें, तनाव को कैसे कम करें, ये भी हमने देखा। और ठीक है, इसमें हम और देखने वाले हैं 5वां जो है वो है कम्युनिकेशनल स्किल, कम्युनिकेशनल स्किल, संचार कौशल। ये परसुएशन में आपको एक चैप्टर जो आप पढ़े हो, परसुएशन, ये मैंने शायद एटीट्यूड करा दिया है ना पहले, हाँ उसमें पढ़े होगे आप। तो वहाँ पे हमने बताया है, ठीक है, पूरे तरीके से। और उसको जो है एग्जैक्टली हम लोग देख पाते हैं कि किस तरीके से जो परसुएशन है हम उसमें संचार की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हैं। तो हमने आपको बताया होगा, अगर आपको याद हो, सेंडर, उसके बाद इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, और उसके बाद रिसीवर, फिर वो फीडबैक देता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो वो आप पढ़े ही हो, इसलिए मैं उसको दोबारा से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सामने हो नहीं तो अपने ही को याद करना पड़ता है, अपने ही से बात करना पड़ता है। ये भी एक दुख ही है, एक ये भी फ्रस्ट्रेशन ही है कि आपसे भेंट नहीं हो पा रहा है कोरोना में, है ना। चलिए जल्दी से वैक्सीन आए। और ये है, तो ये क्या है कि पूरी संचार की पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, पहला। उसके बाद संचार की बाधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे शब्द के प्रयोग ना करें, ऐसे शब्द के ना करें जो एक से अधिक अर्थ रखते हों। एक से अधिक अर्थ रखते हों, ऐसे शब्दों के प्रयोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतना ही नहीं, हमें बेहतर श्रोता या लिसनर, वी शुड बी अ गुड लिसनर, श्रोता होना चाहिए। तो क्या है कि रॉबर्ट ग्रीनी ने एक किताब लिखी है, 48 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, युद्ध के 48 नियम। उसमें से एक ये भी है, श्रोता होना। अगर आप सुनते हैं दूसरे का तो क्या फायदा है? गांधी जी भी बोलते थे। अब आपको मोरल थिंकर्स पढ़ाएंगे तो सत्य पर चलने के लिए सुनने वाला होना चाहिए, लिसनर, श्रोता होना चाहिए। बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए। सुनने से क्या होगा, आप दूसरे की स्ट्रैटेजी को पहले जान जाते हैं, आप अपनी ऊर्जा को बचाए रखते हैं, सही शब्द का प्रयोग आप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, अगर हम इसका भी ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बातें हमने आपको डैनियल गोलमैन के लिए बताई, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, और कम्युनिकेशनल स्किल। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न आए, कोई भी सवाल आए, हाँ, जिसमें ये कहा गया हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और उसका विकास कैसे होता है, तो आपको डैनियल गोलमैन का ही मॉडल देना है ना। भावनात्मक प्रज्ञता क्या होती है,
क्या होती है इसका विकास कैसे होता है कैसे होता है, विवेचना करें। तो डैनियल गोलमैन का नाम लिखा हो या ना लिखा हो, आपको पूरे तरीके से उन्हीं के बारे में बताना है। तो इस तरीके से हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में बैकग्राउंड देख लिया, कॉन्सेप्ट को समझा, हमने उसके मॉडल्स को देख लिया। 3 बड़े मॉडल हमने देखे। एक तो एरिक बर्नी का ट्रांजैक्शनल एनालिसिस देखा, दूसरा हमने पीटर सेल्वी का प्यूमा मॉडल देखा, पीटर सेल्वी, रिचर्ड मेयर, और फाइनली अभी हम लोगों ने डैनियल गोलमैन भी देख लिया। अब इसकी उपयोगिता पर बात करेंगे, है ना। थैंक यू, फिर एक क्लास में देखेंगे।